सांप्रदायिक हिंसा पूरी दुनिया में लगातार तेजी से बढ़ रहा है। इसके साथ ही बढ़ रहा है भारतीयों के प्रति लोगों का विरोध, यानी विभिन्न देशों में भारतीयों के प्रति जो घृणा है वह लगातार बढ़ रही है। इसी कड़ी में आज के इन डेप्थ में हम कनाडा में हो रहे भारतीयों के प्रति हिंसा, उनके प्रति हो रहे भेदभाव पर आज चर्चा करेंगे। तो दृष्टि आईएएस के यूट्यूब प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। आज का जो हमारा सेशन होगा वह इन डेप्थ होगा, यानी इन डेप्थ पर आज हम किस विषय की चर्चा करेंगे? दुनिया भर में क्यों बढ़ रही है भारतीयों के प्रति हिंसा, जिसका मुख्य फोकस होगा अभी हाल ही में कनाडा में जो भारतीयों के प्रति हिंसा हुई है, या भारतीयों के प्रति जो भेदभाव हुआ है, खालिस्तान जनमत संग्रह को लेकर अभी जो चर्चा सुर्खियों में रही है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हम इसके अंतर्गत किन किन बिंदुओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि खबर क्या है। दरअसल यह जो खबर हमने ली है वह कहां से ली है, यह खबर महत्वपूर्ण क्यों है। फिर समझेंगे हालिया मामला को कि कनाडा में जो अभी हालिया मामला हुआ है खालिस्तान जन्म संग्रह को लेकर, उस पर भारत की क्या प्रतिक्रिया रही है। तो हालिया मामला को समझेंगे, फिर समझेंगे इस कुछ पुराने मामले को, यानी कनाडा में ऐसे और कौन से मामले देखे गए हैं इससे पहले जो भारतीयों के लिए या भारत सरकार के लिए चिंता का विषय रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। फिर समझेंगे कि अभी हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मामलों के मंत्रालय ने जो भी एडवाइजरी जारी की है, उस एडवाइजरी में क्या क्या शामिल किया गया है। फिर देखेंगे कनाडा में भारतीयों की आबादी को कि भारतीय आबादी कनाडा में किस मात्रा में कहां कहां निवास करती है, यह क्यों महत्वपूर्ण है कि कनाडा में ऐसी गतिविधियों को रोका जा सके। इसकी बात जानेंगे क्योंकि यह खालिस्तान जन्म संग्रह था, तो यह भी जानना जरूरी है कि खालिस्तान आंदोलन आखिर क्या है, क्यों यह चर्चा में आया है। यानी खालिस्तान आंदोलन को समझेंगे और उसके पीछे क्या बैकग्राउंड रही है, यानी ऑपरेशन ब्लू स्टार को समझेंगे। फिर जानेंगे कि इस एडवाइजरी के क्या कुछ निष्कर्ष सामने आते हैं और फिर से जुड़ा आज का प्रश्न। तो सबसे पहले समझेंगे कि यह खबर क्या है। तो यह खबर हमने द इंडियन एक्सप्रेस से ली है, जिसमें खबर प्रकाशित की गई थी। Why has the MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर asked Indians in Canada to be cautious and vigilant? यानी जो विदेश मामलों के मंत्रालय है उन्होंने एडवाइजरी जो जारी की है उसमें भारतीय जो लोग हैं, भारतीय डायस्पोरा है, भारत में भारतीय छात्र जो कनाडा में पढ़ाई करने के लिए गए हैं, उनको सतर्क रहने की बात उन्होंने वहां पर क्यों कही है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि हालिया मामला क्या है, यह मामला सुर्खियों में क्यों आ गया है। तो अभी हाल ही में कनाडा में महत्वपूर्ण रूप से जो देखा जा रहा है वह है भारतीयों के प्रति हिंसा, भारतीयों के प्रति घृणा, यानी कनाडा में घृणा अपराध, सांप्रदायिक हिंसा और भारत विरोधी गतिविधियों की जो घटनाएं वह लगातार जो बढ़ रही हैं, वह क्यों बढ़ रही हैं, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है। चूंकि ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, इसके पहले जनवरी में भी कुछ घटनाएं थी जो चर्चा में रही हैं। इसके पहले पिछले वर्ष भी नवंबर दिसंबर के आसपास कुछ घटनाएं घटित हुई थी जो भारतीयों के प्रति विरोधी गतिविधियों को यहाँ पर दर्शा रही थी। तो अभी हाल की जो घटना है उसमें 19 सितंबर को ओंटारियो में खालिस्तान जन्म संग्रह के लिए लगभग 1 लाख लोग, यानी 1 लाख से भी अधिक लोग इकट्ठे हुए हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है, क्योंकि ऐसा सिख समुदाय वहां पर इकट्ठा हुआ है जो खालिस्तान जन्म संग्रह के लिए आया था। खालिस्तान पर चूंकि आगे हम चर्चा करेंगे तो आप समझ जाएंगे यहाँ पर खालिस्तान शब्द इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्योंकि यह एक अलग पंजाब को, एक अलग सिख समुदाय के लिए एक अलग राज्य की मांग करता है। इसलिए यहाँ पर यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऐसे जन्म संग्रह को यहाँ पर जहाँ 1 लाख से भी अधिक लोग इसमें शामिल हुए हैं जो कि कनाडाई ही सिख थे, भारत की ही डायस्पोरा भी इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि चूंकि इन सभी लोगों ने मतदान में पार्टिसिपेट किया है, यानी मतदान में भाग लिया है, तो ये कुल मिलाकर नस्ल भारतीय जो विरोधी गतिविधियां हैं उनको बढ़ाने के लिए ये काफी चिंता का विषय हो गया है। इस वजह से यह खबर सुर्खियों में है और यही इसका हालिया मामला है। इसका आयोजन किसने करवाया था, यानी जन्म संग्रह का जो आयोजन हुआ है कनाडा में 19 सितंबर को, तो उसका आयोजन किसने करवाया था यह भी महत्वपूर्ण है। तो इसका आयोजन किसने करवाया था, खालिस्तान समर्थक एक समूह है सिख्स फॉर जस्टिस यानी SFS, इसके द्वारा यह ऑर्गेनाइजेशन कराया गया था। और यह कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, इसे भारत द्वारा एक गैर कानूनी गतिविधि के संचालन के मामले में पहले ही बैन कर दिया गया है। भारत में यह ऑर्गेनाइजेशन पाबंदी में है, इसलिए यह आयोजन जो करवाया गया है, जो कि भारत के खिलाफ यह है, इसलिए यह यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि आखिर यह आयोजन क्यों करवाया गया है। क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर पुरुष महिलाओं ने जन्म संग्रह में पार्टिसिपेट किया है, वोट दिया है, तो यहाँ पर यह भारत के लिए काफी चिंता का विषय बन गया है। तो यह हमने जाना हालिया मामले को। अब समझेंगे कि इससे पहले कौन कौन से मामले थे जो चर्चा में रहे हैं। तो भारत में वर्ष 2019 में, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन को हमने बैन कर रखा था और इसके बाद भी यह जो ऑर्गेनाइजेशन है वह लगातार कार्य कर रहा है,
इस ऑर्गेनाइजेशन को किस रूप में जाना जाता है? यह एक अलगाववादी एजेंडा चलाता है और अलगाववादी एजेंडा चलाने के क्रम में ही यह भारत में जो खालिस्तान आंदोलन काफी समय से चर्चा में रहा है, एक अलग सिख समुदाय की मांग को लेकर यह आंदोलन काफी समय से चर्चा में रहा है, इसी के लिए यह एजेंडा तैयार करता है। इसलिए इसे एक गैर कानूनी संगठन के रूप में भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है। एसएफएस के द्वारा महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि खालिस्तान बनाने के लिए पंजाब में स्वतंत्रता जन्म संग्रह के लिए भी जाना जाता है, इसलिए भी यह महत्वपूर्ण था और जिस पर हमने अभी चर्चा भी की। यदि चूंकि हम अन्य मामलों के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि इससे पहले भी कौन से मामले थे जो चर्चा में रहे हैं, तो नवंबर 2021 में ब्रैम्पटन में इससे पहले कई ऐसे केसेस देखे गए हैं जहां पर हिंदू सभा मंदिरों और जगन्नाथ मंदिर, इन दोनों ही मंदिरों में तोड़फोड़ की कई वारदातें शामिल आई थी। तो यह बात की हमने नवंबर 2021 के बारे में। इसके अलावा जनवरी 2022 में भी ऐसी कई घटनाएं देखी गई हैं जहां पर वहां पर स्थित कई हनुमान मंदिर और दुर्गा मंदिर, इनमें भी तोड़फोड़ की वारदातें सामने आई थी। चूंकि ये कई ऐसी वारदातें देखी गई हैं, इसके अलावा कई देशों में भी, इंग्लैंड में भी ऐसी एक घटना सामने आई थी, तो इसलिए ये जो खबर है, जो कि पूरी दुनिया में कई ऐसे देश सामने आए हैं जहां पर भारतीयों के प्रति हिंसा है, ये मुख्य रूप से सामने आई है, इसलिए यह खबर यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है और यहाँ पर खालिस्तान मूवमेंट भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा 30 जनवरी को मिसिसागा में हिंदू हेरिटेज सेंटर में दानपेटी और मुख्य कार्यालय में भी तोड़फोड़ की घटनाएं देखी गई थी। इससे यह समझ में आता है कि यह जो संगठन है यह वापस से सक्रिय हो गया है और वापस से भारत में जो खालिस्तान मूवमेंट है उसे चलाने के लिए जनमत संग्रह करवा रहा है। तो ये हमने पूरी चर्चा की कि ये जो अभी हाल ही में खालिस्तान ने जो जनमत संग्रह करवाया है वह क्यों भारत के लिए एक चुनौती का विषय है, यह एक चिंता का विषय है और इसे लेकर भारत सरकार ने अभी क्या एडवाइजरी जारी की है यह हम अगले स्लाइड्स में देखेंगे। यानी चूंकि यह चिंता का विषय है, इसलिए अब जानेंगे कि भारतीय नागरिकों और छात्रों के लिए जो 23 सितंबर को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एडवाइजरी जारी की है, उस एडवाइजरी में क्या शामिल किया गया है और क्या क्या चीजें उसमें बताई गई हैं। तो जानेंगे इस एडवाइजरी के बारे में। तो अभी हाल ही में कनाडा में जो हेट क्राइम, सेक्टरियन वायलेंस और भारतीय विरोधी गतिविधियों की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं, उसमें पाबंदी लगाने के लिए या उसमें कैसे, किस तरीके से उसकी जांच की जाए, कौन कौन लोग उसमें शामिल हैं, इसके लिए भारत सरकार ने कनाडा की सरकार से जवाब तलब किया है और यह मांग की है कि जल्दी से जल्दी इन घटनाओं की जांच की जाए और उन व्यक्तियों के प्रति जो इस पार्टिसिपेशन में शामिल थे, जिन्होंने यह कार्य किए हैं जिसमें भारतीयों के प्रति हिंसा देखी गई है, तो उनके प्रति कार्रवाई करने का भारत सरकार ने यहां से अनुरोध किया है। यानी जल्दी ही उसमें जांच करने और कार्रवाई करने का भारत सरकार ने अनुरोध किया है। यदि देखें कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने किसी सतर्क रहने की बात कही है, तो दरअसल विदेश मंत्रालय ने कनाडा के उच्चायोग और वाणिज्यिक दूतावास को इन घटनाओं के बारे में जानकारी दी है और इन घटनाओं के बारे में यह कहा है कि वहां पर जो भी छात्र रह रहे हैं या जो भी भारतीय डायस्पोरा कनाडा में रह रहा है, वे अधिक सतर्क रहें और सावधान रहें ताकि ऐसी गतिविधियां उनके साथ ना हो सके। इसके अलावा भारत सरकार ने चूंकि कनाडा से जल्दी ही जांच तलब की बात कही है और कार्रवाई की मांग की है कि भारतीय जो भी दूतावास वहां पर हैं, उच्चायोग जो वहां पर है, हाई कमीशन जो मौजूद है भारत की तरफ से कनाडा में, वे जल्दी से ही उनका पंजीकरण करें। जो भी छात्र वहां पर हैं, जो भी भारतीय डायस्पोरा वहां पर है, वो वहां पर मदद पोर्टल है एक भारत का, वहां पर अपना पंजीकरण करें और जल्दी उच्चायोग यानी हाई कमीशन से जुड़ जाएं। यानी भारतीय नागरिक और छात्र ओटावा में भारतीय उच्चायोग और टोरंटो या वैंकूवर में जो भी भारत के महावाणिज्यिक दूतावास है उनके साथ वे जुड़ें, अपना वहां पर पंजीकरण करें। संबंधित वेबसाइट का नाम उन्होंने दिया है madad.government.in। इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। जैसे ही इसमें रजिस्ट्रेशन कराते हैं, चूंकि ये छात्र और जो भारतीय डायस्पोरा है वे इस वेबसाइट के जरिए उच्चायोग और महावाणिज्यिक दूतावास से जुड़ जाएगा। तो जैसे ही इसमें जुड़ जाता है, पंजीकरण के माध्यम से उसकी सारी जानकारी, उनके बारे में डिटेल वहां पर उच्चायोग को पता चल जाती है। तो उसके साथ ही जैसे ही आपातकालीन यदि स्थिति बनती है या किसी भी प्रकार की ऐसी घटना घटित होती है, तो उच्चायोग उनसे जल्दी ही संपर्क कर लेगा और वे उनके साथ जुड़ने में, दूतावास के साथ जुड़ने में सक्षम हो जाएंगे। तो यही 3 एडवाइजरी इसमें शामिल की गई है कि चूंकि भारत के प्रति जो हेट क्राइम्स है और वहां पर जो भी वायलेंस है वो बढ़ रहे हैं, एंटी इंडियन एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, तो उन्होंने वहां पे हाई कमीशन है जो भारत के, उन्हें यह बात कही है कि पंजीकरण कराएं। जो madad.government.in वेबसाइट है उसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं। उसके रजिस्ट्रेशन के साथ ही जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा तो वो आपस में जुड़ जाएंगे, यानी भारतीय डायस्पोरा छात्र
चूंकि इस पोर्टल और दूतावास के साथ जुड़ते ही वे उनके साथ सक्षम हो जाएंगे संपर्क स्थापित करने में, ताकि कोई भी आपातकालीन स्थिति यदि होती है तो उससे बचा जा सके और जल्दी से जल्दी निपटा जा सके। तो ये एडवाइजरी किसने जारी की है? विदेश मंत्रालय ने। इसके साथ ही अब जानते हैं कि कनाडा में भारतीयों की कितनी आबादी रह रही है, यानी भारतीय डायस्पोरा कनाडा में है जो भी चर्चा में है, तभी ये एडवाइजरी जारी की गई है। तो इस एडवाइजरी को जारी करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? क्योंकि बहुत बड़ा डायस्पोरा कनाडा में निवास करता है भारत की तरफ से, इसलिए यहाँ पर देखना महत्वपूर्ण है कि कितनी आबादी भारत की वहां पर निवास करती है। यदि कनाडा में भारतीय आबादी की बात करें तो कनाडा में 1.6 मिलियन सिख इंडियन डायस्पोरा निवास करता है, जो इंडियन डायस्पोरा का कितना प्रतिशत माना जाता है? 3% से भी अधिक माना जाता है। क्योंकि आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि 1.6 मिलियन सिख इंडियन वहां पर निवास करते हैं, जो कि कुल भारतीय डायस्पोरा जो वहां निवास करता है उसका 3% से भी अधिक है। इसके अलावा यदि भारतीय छात्रों के बारे में बात करें तो उच्च शिक्षा के लिए यह क्षेत्र सबसे ज्यादा पसंदीदा क्षेत्र माना जाता है, यानी कनाडा में सबसे पसंदीदा स्थान कनाडा को माना जाता है भारतीय छात्रों के द्वारा, जिसमें अभी वर्ष 2022 की यदि हम बात करें तो लगभग 60,000 छात्रों ने अभी वर्ष 2022 की पहली छमाही में वहां जाने के लिए इसे दूसरे विकल्प के रूप में चुना है। यदि पहले विकल्प के रूप में देखें तो अमेरिका यहाँ पर पहला विकल्प है, यानी अमेरिका के बाद कनाडा भारतीय छात्रों के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। आवेदन करने वाले यदि छात्रों की हम बात करें तो लगभग 60 से 65% जो बच्चे हैं जिन्होंने आवेदन किया है, 60,000 बच्चों ने, वे पंजाब से हैं। यानी इस बात को आप समझ सकते हैं कि भारत के कितने प्रतिशत बच्चे, 60 से 65% बच्चे पंजाब से कनाडा जाना पसंद करते हैं। ये थी कनाडा में भारतीयों की आबादी के बारे में। यदि हम बात करें इन्हीं के बारे में आगे कि और कौन कौन से महत्वपूर्ण लोग हैं जो वहां पर निवास करते हैं, तो पंजाब सिख समुदाय कनाडा में एक समृद्ध और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली समूह माना जाता है, यानी काफी शक्तिशाली समूह भी है, जिसका एक हालिया उदाहरण हमने देखा था पिछले वर्षों में कि वहां की जो रक्षा मंत्री थी वह अनीता आनंद थी। यह वहां के लिए एक महत्वपूर्ण, यह भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण खबर थी। इसके अलावा कनाडा में भारतीय मूल के 17 सांसद हैं, यानी वहां पर इससे पहले भारतीय मूल के 17 सांसद रहे हैं। यानी किसी दूसरे देश में यदि हम भारतीयों की सांसद की बात करें तो देखिए यह काफी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर होती है। भारत द्वारा कनाडा में खालिस्तानी जो अलगाववादी समूहों द्वारा भी हाल ही में जो यह काम किया गया है, यह मुद्दा जो उठा है, इससे पहले भी चूंकि कई ऐसे आंदोलन देखे गए हैं खालिस्तानी समर्थकों के जो समूह हैं उनके द्वारा ही, तो भारत के खिलाफ जो हिंसा की गतिविधियां हैं वे कई बार कनाडा में देखी गई हैं और इसके खिलाफ भारत ने कई बार एडवाइजरी भी जारी की है। भारत सरकार ने कई बार कनाडा की जो सरकार है उससे बातचीत कही है। कनाडा सरकार ने भी यह बात कही है कि वो भारत की संप्रभुता का सम्मान करते हैं, उसकी अखंडता का सम्मान करते हैं, तो ऐसी गतिविधियों से वहां पर रोक लगाई जाएगी, ऐसी गतिविधियों को वहां पर रोका जाएगा। हमने बात की भारतीयों की आबादी के बारे में जो कनाडा में निवास करती है। अब जानेंगे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को कि आखिर ये खालिस्तान मूवमेंट क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो भी जन्म संग्रह हुआ था वह खालिस्तान समर्थक जन्म संग्रह ही हुआ था। तो समझेंगे खालिस्तान मूवमेंट को, फिर जानेंगे ब्लू स्टार ऑपरेशन क्या है, यानी ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है। यदि हम खालिस्तान मूवमेंट की बात करें तो दरअसल खालिस्तान आंदोलन एक सिख अलगाववादी आंदोलन है, जो कि हमने बात भी की कि पंजाब में जो पंजाबी भाषा है उसे लेकर या सिख समुदाय एक अलग क्षेत्र की मांग कर रहे हैं। इस वजह से इसे क्या माना जाता है, एक अलगाववादी आंदोलन के रूप में इसे देखा जाता है, जिसमें पंजाब क्षेत्र में खालिस्तान यानी खालसा की भूमि नामक एक संप्रभु राज्य की स्थापना की मांग की जा रही है, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा भी की। इसमें कहा जाता है कि जो पंजाबी भाषी लोग हैं वे अलग राज्य की मांग कर रहे हैं और इनकी मांग को भारत सरकार के द्वारा सुना जाना चाहिए। इसके पहले भी पंजाब क्षेत्र को भाषाई आधार पर बहुत से क्षेत्रों में बांटने की मांग की है, जिसमें कहा गया है कि पंजाब को पंजाबी भाषा के आधार पर बांट दिया जाए और गैर पंजाबी भाषा के आधार पर भी बांट दिया जाए। यानी इसमें भाषाई आधार पर पंजाबी और गैर पंजाबी क्षेत्रों में विभाजित करने की मांग यहाँ पर है। इस मूवमेंट की जो शुरुआत हुई थी, चूंकि 1930 के आसपास के दशक में जब अलग अलग क्षेत्रों की मांग की गई थी कि उर्दू भाषा या मुस्लिम संख्या और उनकी भाषा के नाम पर एक अलग देश बनाया जाए, जब भारत और पाकिस्तान एक देश थे, उसी समय यहाँ पर जो सिख समुदाय था वह ज्यादा संतुष्ट नहीं था। तो उस समय वहां से ही यह शुरुआत मानी जा रही है। मतलब कई ऐसे धड़े हैं जो मानते हैं कि वहां पर ही कई सिखों ने इस बात की पुष्टि की थी और इस बात के बारे में उन्होंने अपना मत रखा था कि यहाँ पर सिख या पंजाबी जो भाषा है उसे लेकर भी एक अलग राज्य की मांग यहाँ पर शुरुआत में मानी गई थी। इसी का एक परिणाम देखा गया है कि वर्ष 1966 में
जब यह आंदोलन सक्रिय रूप से बढ़ गया था, खालिस्तान मूवमेंट सक्रिय रूप से बढ़ गया, बहुत सारे यहाँ पर गतिविधियां देखी गई, हिंसक गतिविधियां देखी गई, आंदोलन देखे गए। इसके बाद यहाँ पर अकाली दल भी एक प्रमुख दल के रूप में उभरा, एक राजनीतिक समूह के रूप में उभरा। तो यहाँ पर इन्होंने काफी आंदोलन किए। आंदोलन के बाद वर्ष 1966 में इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप भाषा के आधार पर पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की स्थापना हुई थी। तो जब यहाँ पर चंडीगढ़ की स्थापना हो गई, पंजाब और हरियाणा की स्थापना हो गई, तो इसके बाद जो खालिस्तान मूवमेंट है वह और ज्यादा सक्रिय हो गया, बहुत ज्यादा तेज हो गया। खालिस्तान मूवमेंट ने पूरे उत्तर भारत में कई ऐसी हिंसक गतिविधियां की, क्योंकि आंदोलन काफी ज्यादा सक्रिय हो गया था, जन आक्रोश बढ़ गया था। तो इसके बाद भारत सरकार ने यहाँ पर क्या फैसला लिया कि भारत में शांति स्थापित करने के लिए उत्तर भारत में पंजाब वाले जो क्षेत्र हैं उसमें शांति स्थापित करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जाएगा, और इसी ऑपरेशन को कहा गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। यानी यहाँ पर जो सरकार है उसने ऑपरेशन जो चलाया था ब्लू स्टार, इसका जो कार्यान्वयन किया था वह मुख्य रूप से किस लिए किया था, ताकि उत्तर भारत के इन क्षेत्रों में आतंकी जो गतिविधियां हैं उन्हें रोका जा सके। इन आतंकी गतिविधियों में चूंकि इस आंदोलन के बाद बहुत अधिक तेजी आ गई थी और इसने हिंसक रूप धारण कर लिया था, तो इसे रोकने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। यदि हम ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में बात करें तो इसे चलाने के साथ ही उस पूरे क्षेत्र में, यानी जब ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया तो पंजाब के जो मुख्य क्षेत्र था, अमृतसर वाला जो क्षेत्र था जहां पर स्वर्ण मंदिर बनाया गया है, उसके आसपास जितनी भी सड़क परिवहन और हवाई सेवाएं हैं वो पूरी तरीके से रोक दी गई थी। लगभग 1 से 3 जून के आसपास की बात है, ये वर्ष 1984 में। तो यहाँ पर जो भी सड़क परिवहन गतिविधियां थी, हवाई सेवाएं थी, वे सारी सेवाएं यहाँ पर रोक दी गई थी। और स्वर्ण मंदिर में जो पानी और बिजली की सप्लाई थी इसे भी रोक दिया गया था। इसके बाद 6 जून को वर्ष 1984 को स्वर्ण मंदिर के भीतर भारतीय सेना द्वारा एक व्यापक अभियान चलाया गया। हथियारों से लैस थी यह पूरी सेना, और अंदर सिख समुदाय था जो खालिस्तान समर्थक था, आतंकवादी गतिविधियों से प्रेरित था। तो उसे रोकने के लिए यह पूरा जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है वह चलाया गया था। और 7 जून 1984 को स्वर्ण मंदिर में भारतीय सेना का नियंत्रण हो गया। और यदि हम भारत सरकार की आधिकारिक आंकड़ों की माने तो यह जो पूरा ऑपरेशन चला था उसमें लगभग 23 जवानों की मौत हुई थी। इसके अलावा 493 से अधिक जो आम नागरिक थे और जो आतंकी थे उसमें शामिल थे, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनकी मौत हुई थी। यानी यह पूरा जो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था वह पूरे उत्तरी भारत क्षेत्र में जो भी आतंकी गतिविधियां संचालित की जा रही थी उसे रोकने के लिए यह पूरा ऑपरेशन चलाया गया था। यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है, ये जो मूवमेंट चूंकि शुरू हुआ था ये अलग क्षेत्र की मांग के लिए, एक अलग भाषाई क्षेत्र की मांग के लिए, ये इस आंदोलन ने जो कि आतंकी गतिविधि रूप धारण कर लिया था और आतंकी गतिविधियां यहाँ पर ज्यादा बढ़ गई थी। तो एक देश की अक्षुण्णता और अखंडता को बनाए रखने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। अब हम चर्चा करते हैं कि यह जो एडवाइजरी जारी की गई, यह जो पूरा सेशन था उसका निष्कर्ष क्या है। चूंकि खालिस्तान समर्थक यह मूवमेंट कनाडा में संचालित हुआ, इसके बाद जो भारतीयों के प्रति जो हिंसा थी, हिंसक गतिविधियां वहां पर काफी ज्यादा बढ़ गई थी। तो इन हिंसक गतिविधियों को कम करने के लिए एडवाइजरी कैसे काम करेगी, इसके अलावा भारत सरकार ने कनाडा की सरकार से कैसे जवाब तलब किया है, तो ये उसके निष्कर्ष के रूप में हमने शामिल किया है। तो जैसे ही हमने भी चर्चा की कि भारत ने चरमपंथी और कट्टरपंथी तत्वों जो कि वहां पर ऑर्गेनाइज हो रहा था, भी खालिस्तान को इसी एक अलगाववादी और चरमपंथी समुदाय के रूप में ही जाना जाता है। तो यह जो पूरा समुदाय जो वहां पर है, जो अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित है, तो इसे कम करने के लिए, इस अलगाववाद को कम करने के लिए इन समूहों की जो ये घटनाएं घटित हो रही है, भारत ने उसे हास्यास्पद बताया है। यानी भारत ने इस पूरी घटना को हास्यास्पद अभ्यास के रूप में माना है कि इसे आप इग्नोर किया जाए। और कनाडा की सरकार से, यानी कनाडा सरकार से भारत ने यह बात कही है, चूंकि वे कनाडा की सरकार भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करती है। इससे पहले भी उन्होंने यह बात कही है कि वे भारत की जो अखंडता है उसका सम्मान करते हैं। तो भारत सरकार ने कहा है कि इस अभ्यास को कनाडा की सरकार को मान्यता नहीं देना चाहिए। इसी क्रम में कनाडा की सरकार ने भी कहा है कि वे इस पूरे समर्थन को जो वहां पर अभी हाल में हुआ है वे इसे समर्थित नहीं करते हैं। चूंकि कनाडा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, ऐसे में इन मामलों को कैसे संचालित किया जाए, कैसे उनकी जांच तलब की जाए। जो भारतीयों के प्रति वहां पर हिंसा हो रही है, या भारत के जो मंदिरों में या अभी हाल ही में तोड़फोड़ की वारदातें हुई हैं पिछले कुछ समय, उनकी जांच की भारत सरकार ने यहाँ पर आग्रह किया है कि उनकी जांच किया जाए, उससे संबंधित जो भी कार्यवाही है उसे जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। यानी एक मित्र देश में यदि ऐसा होता है,
ऐसी कोई भी गतिविधि होती है तो भारत सरकार ने मांग किया है कि ऐसी किसी भी गतिविधि की अनुमति कनाडा सरकार द्वारा नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा भारत सरकार ने इस मामले पर कनाडा सरकार से दबाव डालना भी आगे जारी रखने की बात कही है। यानी कि ऐसी किसी भी गतिविधि को कनाडा सरकार को मान्यता नहीं देना है, अनुमति नहीं देना है और जल्दी से जल्दी भारत सरकार इसके निपटान के बारे में कनाडा सरकार से जवाब तलब कर रही है ताकि जल्दी जांच करके इन कार्यवाहियों को संपन्न किया जाए। ये था आज का पूरा सेशन। जानेंगे आज के सेशन पर आधारित सवाल। तो हमारा सवाल देखिए, सवाल है ऑपरेशन ब्लू स्टार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है स्वर्ण मंदिर, जामा मस्जिद, बाबरी मस्जिद या भारतीय संसद। तो इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। इसके साथ ही मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, नए विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।